हेलो। तो अब तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से चीजें देखी, ठीक है ना। वेव के बारे में पढ़ लिया, वेव के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए, ठीक है। अब हमें चलना है लिमिटेशन की तरफ कि आखिर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी, ठीक है ना। कहां कहां ये वेव थ्योरी फेल हो गई, ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग डालो लिमिटेशंस ऑफ वेव थ्योरी। पहला है लिमिटेशंस ऑफ वेव थ्योरी। इससे पहले मैंने वेव के बारे में जितनी चीजें बताई हैं, कुछ नहीं लिखा, यहां से लिखो, यहां से लिखो। होती जो हो गया ना। चलो, तो लिमिटेशंस क्या क्या है वेव थ्योरी से हमने देख लिया था। पैटर्न ऑफ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, पैटर्न ऑफ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ये जो प्रॉपर्टी है ये वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। वेव थ्योरी ने क्या क्या एक्सप्लेन किया था, क्या क्या चीजें वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन की थी। वेव थ्योरी ने बाबू एक्सप्लेन कर दिया था डिफ्रैक्शन को, ठीक है, और इंटरफेरेंस को, इंटरफेरेंस को, इन दो चीजों को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। यानी वेव नेचर ऑफ लाइट से हमको डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है वो समझ में आ गया, ठीक है। यहां तक थी चीजें। अब दिक्कत कहां हुई, दिक्कत जो हुई वही लिमिटेशन से हमारी। तो पहली जो दिक्कत हुई वो हुई जब इसका पार्टिकल नेचर आया सामने, ठीक है। और पार्टिकल नेचर से क्या क्या चीजें एक्सप्लेन हुई। पहला एक्सप्लेन हुआ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। पहला क्या एक्सप्लेन हुआ वो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये चीज जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये वेव थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई, ठीक है। ब्लैक सॉरी क्या है, वेव थ्योरी इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को वेव थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई। दूसरी चीज जो वेव थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई वो थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या था वो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। हाँ अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी तो मैं लिमिटेशन लिखा रहा हूँ, फिर इसको पढ़ाऊंगा भी, ठीक है ना। अभी पहले इन चीजों को समझ लो, ठीक है। आगे लिखो। तीसरी चीज जो है ये नहीं बता पाए कि जो इनका वो होता है हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है। हीट कैपेसिटी अगर हम किसी सॉलिड की बात करें, किसी भी अगर हम सॉलिड के हीट कैपेसिटी की बात करें तो वो टेम्परेचर के साथ क्यों वेरी करता है, ठीक है। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए, द वेरिएशन, क्या नहीं कर पाए, द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी, द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड विद टेम्परेचर। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों हीट कैपेसिटी किसी सॉलिड की वेरी कर रही है टेम्परेचर के साथ, ठीक। और चौथी चीज जो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए वो थी लाइन स्पेक्ट्रा। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अभी हम स्पेक्ट्रा के बारे में थोड़ा सा देखे हैं, स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। हाँ,
अब हम देखेंगे कैसे स्पेक्ट्रा का फॉर्मेशन होता है। मैं थोड़ी सी नॉलेज लेनी है बस कि किस तरीके से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा आता है या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा आता है, बैंड स्पेक्ट्रा आता है, लाइन स्पेक्ट्रा आता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, यानी इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अभी हम लोग कवर करेंगे आज के टॉपिक में। ठीक है ना, पहले ये सारी इसकी लिमिटेशन है ये लिख लो, फिर मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, चलो। ये जो अच्छे से टॉपिक है ये तुम लोग को 12th में पता चलेगा फिजिक्स में। ठीक है, यहां पर बस इतना जानो, एक बेंडिंग होता है और दूसरा क्या होता है, मान लो दो वेव फॉर्म जा रही हैं। ठीक है, अब दो वेव फॉर्म जो है मान लो ऐसी हैं, देखो ध्यान से, दो वेव है वो ऐसे चल रही है। अगर हम चाहें तो अगर हम इनको ओवरलैप कराएं तो ये क्या कर सकती हैं, एक दूसरे से या तो इन फेज ओवरलैप कर सकती हैं, मतलब इनके एम्पलीट्यूड को बढ़ा सकती हैं, या तो आउट ऑफ द फेस इंटरफेरेंस कर सकती हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर इन दोनों को तुम जोड़ोगे तो जो रिजल्टिंग वेव होगा वो ऐसा होगा, कुछ दिख रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, इन दोनों के एम्पलीट्यूड को हम जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अभी सेम चीज देखो, यहां पे क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर है, ठीक है, और ट्रफ ट्रफ के ऊपर है। ठीक है, अगर इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दे, मतलब इसी पैटर्न को इस तरीके से करें कि अब जो क्रेस्ट है वो ट्रफ के ऊपर आ जाए और जो ट्रफ है वो क्रेस्ट के ऊपर आ जाए, समझ रहे हो। ऐसे केस में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो जो वेव होगा वो दिखाई नहीं देगा हमें, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, यही केस तुम्हारा नॉइस कैंसिलेशन ईयरफोन्स में होता है। ठीक है ना, जैसे हमें पता होता है कि फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है, सेम उसका एंटी फ्रीक्वेंसी जो है नॉइस कैंसिलेशन जो भी ईयरफोन्स वगैरह होते हैं वो यूज करते हैं, और क्या करते हैं, बाहर के नॉइस को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, ये सब चीजें डिटेल में है कहां पर, फिजिक्स में क्लास 12th में, तो वहां पर आराम से पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ इनका नाम जानने बहुत है। ठीक, बाबू मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ ना। ठीक है, और दूसरा पैटर्न मैंने क्या बोला था, ये डिफ्रैक्शन वाला, वो पता बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। बेंडिंग ऑफ लाइट है, देखो जैसे मान लो, हम थोड़ा सा समझते हैं इसको, बस मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं बस। ठीक है ना, मान लो ये हमने कोई स्क्रीन बनाई है। ठीक है, ये कोई स्क्रीन है। ठीक है, और यहां से हमने कोई सोर्स रखा है, सोर्स ऑफ लाइट, क्या है ये, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसके सामने अगर तुम ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रख दो, ठीक है, तो तुम लोग एक बात जानते हो कि जब कोई सामने ऑब्जेक्ट रहता है तो इसका शेडो यहां पे फॉर्म होगा, फॉर्म होगा, होगा ना। नॉर्मल ऑब्जेक्ट है तो उसका शेडो स्क्रीन पे फॉर्म होगा। ठीक है, तो भाई ये पूरा हिस्सा ब्लैक होना चाहिए, लेकिन इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये मेरी बात समझ में आ रही है ना, मान लो इसको मैंने ऐसे बीच में से रख दिया, इधर से हम लाइट का सोर्स दे रहे हैं तो जस्ट इसके पीछे इसका शेडो फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन जब हम डिफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं तो वहां पर क्या होता है, अगर इसके एजेस को अगर हमने शार्प कर दिया एजेस को, ठीक है ना, एकदम शार्प, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो सोर्स से जो वेव्स निकलती हैं, ठीक है, वो कुछ इस फॉर्म में निकलती हैं, इस फॉर्म में। ठीक है ना, स्फेरिकल फॉर्म में कुछ निकलती है। तो जब ये इनके कॉर्नर से अब टकराएगा, ठीक है, तो यहां से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट होगा वो क्या करेगा, इस वेव में कई जगह डार्क फ्रिंजेस और कई जगह लाइट फ्रिंजेस बनाएगा। मेरे पास स्लाइड होती तो मैं तुमको दिखा देता मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, वहां पे डार्क, जैसे क्या होगा कि यहाँ पे इंटरफेरेंस भी होगी, यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं, जो वेव फॉर्म से वो जुड़ेंगी। ठीक है, जुड़ेंगी भी, कंस्ट्रक्ट भी होंगी और डिस्ट्रक्ट भी होंगी, जिसके वजह से जो ये कंप्लीट डार्क फेज बन रहा था, ठीक है, वो अब कई पैचेस पे कलर्ड रहेगा, मतलब ब्राइट रहेगा, कई पैचेस पे डार्क रहेगा। ये पैटर्न हमें दिखाई देगा, यानी जो ये सीधे ऐसा दिखना चाहिए था वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, कल मैं कोशिश करूंगा इसी स्लाइड में तुम लोग को दिखा दो, स्लाइड दिखा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये पैटर्न होता है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का। तो ये सिर्फ वेव नेचर हमारा एक्सप्लेन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको डिटेल में पढ़ना है तुम लोग को, तो अगर ये हल्का फुल्का समझ में आ रहा है तो ठीक है, एकदम नहीं आ रहा तो भी ठीक है, दो नाम याद रखना, इससे ये दोनों हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है ना, क्या हुआ बोलो, कुछ नहीं आया क्या तुम्हारे लिए, ये तुम डेली एक ना एक ऐसा काम कर देते हो कि मजा आ जाए नहीं। वही तो, कुछ नहीं करो तो अभी इतना काम हो रहा है, बताओ। ठीक है, ये लिख लिया सबने, कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, किसी को नहीं आया तो बताओ, फिर मैं कोशिश करता हूँ और थोड़ा। हाँ बिल्कुल, गूगल इमेज करके दिखा सकते हैं हमको, एक पास।
पर मैं ये वाला नहीं चाह रहा हूँ। ये इमिशन वगैरह है, स्पेक्ट्रा है ये, इसको नहीं, मुझे डिफ्रैक्शन और उस पैटर्न को समझाना। एक्चुअली मैं गूगल इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि सारी इमेजेस पॉप अप हो, जो मैं चाहता हूँ वो मैं चाहता हूँ, तो इसमें मैं रिकॉर्डेड में वो काम नहीं करना चाहता। ये दिक्कत है, समझे ना। हाँ, मैं बोला इसको अभी ऐसे समझ लो, कल मैं स्लाइड लाऊंगा। एक वीडियो है, ठीक है, जिसमें पैटर्न को दिखाया गया है, मैं उस वीडियो को इसमें ऐड करूंगा। मैं अभी सर से वो स्लाइड मांग रहा था, पर मुझे वो स्लाइड नहीं मिला, ठीक है ना, तो इसलिए मैं वो दिखा नहीं पा रहा हूं। तो अभी जितना समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो बस ये दो टॉपिक है ना, इसे दिमाग में बैठा लो, कल मैं पहले इसी को बता दूंगा तुम लोग को उसे डायग्राम के साथ, फिर वहां पे क्लियर हो जाएगा ना। डायग्राम देखो, विजुअलाइज कर लोगे तो और अच्छे से हो जाएगा। बाकी जिसको थोड़ा बहुत समझ में आया है वो कल और समझ जाएगा, ठीक है, जिसको बिल्कुल नहीं वो भी समझ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं तो उसको ऐसे ही आगे बढ़ रहा था कि बस नाम जान लो, ठीक है। चलो आ जाओ, तो ये लिख लिया चारों। अब ये सारी चीजें हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पार्टिकल थ्योरी से, ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट की पार्टिकल नेचर। अगला टॉपिक लिखो बाबू, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हेडिंग डाल दो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी है, ठीक है, ये क्या कह रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है बताओ, कि मान लो कोई एनर्जी है, अगर उसको हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई एनर्जी है उसको हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं या फिर एमिट कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी यही कहती है। यानी कि अगर हम देखें तो इस हिसाब से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों से वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है मेरा, अगर कंटिन्यूअसली जो है, अगर यार तुम रेडिएट कर रहे हो या फिर एब्जॉर्ब कर रहे हो एनर्जी को, ठीक है, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी और ये वेवलेंथ से असर तो पड़ने वाला नहीं है कि किस फ्रीक्वेंसी या किस वेवलेंथ की लाइट आ रही है, जब तुम कंटिन्यूअस काम किए जा रहे हो तो थ्योरी तो ये कहती है। तो इसका मतलब अगर मान लो हम ये करें, क्या बोलते हैं, अगर किसी बॉडी को हीट करें तो उसमें सिर्फ एक कलर आना चाहिए। अगर मान लो वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो सिर्फ कलर एक आना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है, जैसे हर एक कलर का एक अपना वेवलेंथ होता है ना, कि इस कलर पे ये कलर रहेगा, इस कलर पे ये कलर रहेगा, तो अगर ये इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो फिर सिंगल कलर आना चाहिए ना जब भी किसी बॉडी को हीट करे। ये बात क्लियर है, पर ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। कल ही मैं बता रहा था, होता क्या है बेसिकली, होता क्या, कि अगर किसी चीज को मान लो गर्म करो, गर्म करोगे तो पहले वो क्या होगा, लाल होगा, लाल से फिर येलो होगा, ठीक है, येलो से फिर मतलब इस तरफ शिफ्ट करेगा, वो शिफ्ट होगा, एंड में व्हाइट हो जाएगा। तो ये चेंज क्यों आ रहा है, ये तो पहला हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया इसके खिलाफ। यानी वेव से तो आप इसको बता नहीं पाओगे, वेव से आप इसको बता नहीं पाओगे, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है अभी ये बताओ, ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी कोई भी एक ऐसी बॉडी है, ब्लैक बॉडी कोई भी एक ऐसी बॉडी है जो क्या हो, परफेक्ट एब्जॉर्बर है, जो परफेक्ट एब्जॉर्बर है और परफेक्ट एमिटर है ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ, ठीक है। यानी इस पे किसी भी फ्रीक्वेंसी की या किसी भी फ्रीक्वेंसी या किसी वेवलेंथ की लाइट आएगी, ये उसको परफेक्टली एब्जॉर्ब करेगा और परफेक्टली एमिट करेगा, दैट इज द ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लिया जाए, देखो, एन आइडियल ब्लैक बॉडी, एन आइडियल ब्लैक बॉडी, an ideal black body is a perfect absorber, देखो लिखना है, हाँ, an ideal black body is a perfect absorber or perfect emitter of a radiation, emitter of radiations, ठीक है। फिर रिपीट करूं, एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशंस, ठीक है।
एक लाइन लिखो ब्रैकेट में, नोट नोट डालो, नोट नोट लिखो, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, according to electromagnetic wave theory, energy is absorbed and emitted continuously. According to electromagnetic wave theory, energy is absorbed or emitted continuously. Therefore, energy is absorbed or emitted continuously, absorbed or emitted continuously. Therefore, it is independent. Therefore, it is independent. Therefore, it is independent of wavelength and frequency. Wavelength and frequency. कोई दिक्कत? Wavelength and frequency. ठीक है, पूरा बोल दो, बगल वैसे देख लो, देख लो, ऐसे बार बार बोलना थोड़ा मुश्किल है, देख लो, लिखो, दस दिस एनर्जी ऑफ रेडिएशन, दस, नहीं बस उसी में कंटिन्यू करो, दस दिस एनर्जी ऑफ रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ दिस रेडिएशन, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, ठीक है, इंटरसिटी नहीं, इंटेंसिटी, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, लाइट कितनी इंटेंस है, ठीक है, नहीं समझ में आया, चलो अगला लिखो, आगे लिखो, आगे बोले, therefore when the body is heated, therefore when the body is heated, when a body is heated, it should emit only single color, it should emit only single color, ठीक है, it should emit single color, single color, सिंगल कलर, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद, बट दिस इज नॉट ट्रू, बट दिस, बट पढ़ो एक बार पैराग्राफ क्या लिखा है, बट दिस इज नॉट ट्रू, चलो, हाँ चलो खड़ी हो जाओ और पैराग्राफ पढ़ो और मुझे समझाओ क्या लिखा है, क्या चीज, बिल्कुल एमसीक्यू रहता है, पर टॉपिक तो तुमको समझना पड़ेगा ना, बिना टॉपिक के एमसीक्यू करोगे, बिना पढ़े एमसीक्यू पढ़ाऊं, खड़े जाओ, ए शांत हो जाओ।
एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर intensity increases, at a given temperature intensity increases with increase in wavelength. At a given temperature intensity increases with increase in wavelength. ठीक है, reaches a maximum value, reaches a maximum value, reaches a maximum value and then decreases, reaches a maximum value and then decreases, then decreases. ठीक है, ठीक है, तो ब्लैक बॉडी के बारे में पता चल गया सब कुछ क्या होता है। पहले बाबू समझाई है तुमको, वही लाइन समझाया है पहले ना, तभी तो फिर लिखवाया है। एक बार जरा पढ़ लो तो दोबारा से, अभी समझ में आ जाएगा मैंने बताया कि नहीं बताया। इससे पहले वही तो भाषण दे रहा था कि सबके नलों में पानी आएगा, घर पे राशन आएगा, यही सब बताया था ना मैं। ए, नजर उतारा क्या उसका ऐसे ऐसे करके, सब हाल है यार। चलो चलो, अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं ना, अगला टॉपिक शुरू करने से पहले छोटी सी कहानी सुनते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो, अब की अगर तुम बात किए तो तुम्हारा 64 दांत तोड़ दूंगा मैं। 32 तुम्हारा गिना है मैंने, मुझे पता तुम बीच में बोलोगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी सुनते हैं, ठीक है ना। बहुत ही छोटी सी कहानी है, देखो मान लो तुम अपने घर पे हो, सब लोग अपने अपने घर पे, ठीक है, और तुम्हारे घर की जो बाउंड्री है जहां गेट लगी हुई है वो तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल है और तुम सब इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अब जब तुम लोग अंदर हो और मैक्सिमम लोग सबकी वॉइस पहचान लेते हैं, ठीक है, अब मान लो कोई बाहर आया है, ठीक है, वो तुमको बुला रहा है, तो तुम बाहर जाओगे या नहीं जाओगे, ये डिपेंड करेगा कि वो है कौन और उसकी ताकत कितनी है तुमको बुलाने की, है ना। जैसे पुरानी, हाँ पुरानी मूवी में जानी दुश्मन देखा है, जानी दुश्मन, उसमें गाना बजता है ना, आजा आजा, तो ये ऐसे ही कोई बाहर से तुमको कैसे बुला रहा है, कैसे बोल रहा है आजा, आजा चंदा बाहों में कब आना है, आए। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि बाहर आने वाले की इंटेंसिटी कैसी है, ठीक है ना। अब ये चीज हम लोग इसमें कैसे देखें, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की तरफ से मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि मान लो बाहर से कोई लाइट आ रही है, ठीक है ना, मान लो ये हमारा कोई, अरे रुको, सरफेस है ना, इस पे इलेक्ट्रॉन है हमारे, ठीक है। अब बाहर से कोई लाइट आई, तो लाइट के पास क्या होगी, लाइट के पास क्या एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अब क्या करना है कि उसकी एनर्जी में इतना दम होना चाहिए कि तुमको बाहर निकाल दे, ठीक है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन किसी काम का होगा, तभी तो हम इसके एनर्जी का कुछ यूज कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है कि दो केसेस हो सकती है, मान लो ये लाइट आया और ये इतना कमजोर है कि कुछ नहीं कर पाया, मान लो मैंने बोला इसको इसको मारो, ये ऐसे करके मारे, ठीक है, इसको कितना असर होगा, नहीं होगा, लेकिन इसने मारा, इसका हाथ उठाने का इसका केस हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा ये। अब ये ऐसा मार सकता है कि ये बेहोश हो जाए, ऐसा मार सकता है कि जब धीरे से मारने को बोले तब तो नहीं बोले अरे सर, है, तब तो खुश हो रहा था। तो अब देखो, अब ये कैसा आ रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा, मतलब इसकी जो एनर्जी आ रही है वो किन फॉर्म में यूज हो सकती है। ये जो एनर्जी लेके आ रहा है, सपोज करो इसकी जो एनर्जी आ रही है, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी दी जाएगी वो दी जाएगी E इज इक्वल टू एच न्यू से, ठीक है, एनर्जी इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, क्या एच है, प्लैंक कांस्टेंट, ये एल है ना, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट है, और एच की जो वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर जूल सेकेंड, ठीक है बाबू। जैसे एक कांस्टेंट है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, जैसे बहुत सारे कांस्टेंट्स है ना,
वैसे ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, अब देखो, हाँ ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, के हो गया, ठीक है ना, तो वैसे ये कांस्टेंट है। अब देखो जो ये एनर्जी लेके आ रहा है बाबू, वो एच न्यू के बराबर है, ठीक है। अब चूंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस सरफेस के साथ बंधा हुआ है ना, है ना, बंधा हुआ उसके, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस तो इसको भैया बोल रहा है ना, तो सिर्फ मेरा है ना, ये बोलेगा ना इसको, निकलने तो देगा नहीं। अब क्या होगा, अब देखो, अब ध्यान से, जब इसको इसको निकालना है तो इसके बीच में है एक न्यूक्लियर अट्रैक्शन, है ना, इस न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो अब इसको इनफ ताकतवर होना पड़ेगा इसको निकालने के लिए, ठीक है। तो अब दो केस हो सकता है, ठीक है। मान लो इसने इसको निकाला, तो जो एनर्जी लगेगी इसको निकालने में बाबू, उसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। इसको निकालने में जो एनर्जी लगेगी दैट इज वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट। क्या है वो? वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट। शांत रहो, ठीक है। अब क्या हो गया, वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो, वर्क फंक्शन भी एक तरीके की एनर्जी ही है, वर्क फंक्शन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, चाहिए ना हमें। तो इस एनर्जी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये भी होगा एच इंटू न्यू नॉट। अब पूछोगे न्यू नॉट क्या आ गया? न्यू नॉट क्या आ गया? जैसे ये जो एनर्जी लेके आ रहा है, वो उसमें से क्या हम पूरी एनर्जी लेंगे कि हम थोड़ी एनर्जी लेंगे, वो डिपेंड करेगा कि कितने अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। तो जितनी एनर्जी इसको चाहिए इन ऑर्डर टू जस्ट जस्ट निकलना, जस्ट बाहर निकल जाए, वो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, और वो एनर्जी क्या है? एच न्यू नॉट है, ठीक है। तो इस न्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? द मिनिमम अमाउंट, ठीक है, यानी कम से कम वो फ्रीक्वेंसी जो चाहिए ही चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लो दोस्त भी कई टाइप के होते हैं। एक वाले दोस्त कि मान लो, क्या नाम है तुम्हारा? शिवांश, वो हटाओ, तुम्हारा नाम शिवांश है, ठीक है। तो मान लो कोई बाहर से दोस्त है, शिवांश खेलने आ जाना, ठीक है, तुम वहां से ले आ जाएंगे, जाएंगे। सफिशियंट नहीं था वो तुमको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। बात, तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त आया, तो बहुत अच्छी दोस्त आई तुम्हारी, ठीक है, तभी तो और भागते जाओगे ना। तब तुमको क्यूरियोसिटी रहेगा कि मैं एक बार तो बाहर चला जाऊं। तो क्या होगा, जस्ट मान लो तुम गेट के बाहर गए, जस्ट गेट के बाहर देखने, क्यों? पापा को तो बुलाई नहीं है वो, है? तो तुम जस्ट गेट पे गए। अब सपोज को तुम एकदम गेट पे पहुंचे और तुमने ऐसे से खोल के देखा, ठीक है। इस समय तुम इस केस ऐसी दहलीज पे हो कि अगर तुम किडनैप भी करना चाहो तो एक हाथ से पकड़ेगा, निकाल लेगा, है ना। यानी जस्ट तुम बाहर तक आ चुके हो, ठीक है। अब इसके बाद अगर तुमको और एनर्जी दिया जाए तो तुम काइनेटिक एनर्जी पालोगे, फिर अपने तुम दौड़ने लगोगे रास्ते पे, होगा ना ऐसा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मान लो इसका इस इसको जिसने बाहर बुलाया, वो इसके पास इतनी एनर्जी थी कि बस इसको गेट तक ला सके। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, शांत रहो, कुछ लोग होते हैं जिनके से आप गेट पे मिलते, गेट खोल के, हाँ हाँ ठीक है आंटी, ठीक, ओके ओके, ये वाले होते हैं ना। वो आंटी में इतना दम था कि तुमको बाहर तक बुला लिए, पर इतना दम नहीं था कि अपने साथ चलने पे मजबूर कर पाए कि चल चलो, ठीक है। अब मान लो जो है कुछ कोई और ऐसा और ताकतवर इंसान, वो क्या करेगा, कहेगा देखो मैं मान लो है पापा बाहर बुलाए, इधर आओ, तुम बाहर आओ, जी पापा जी बताइए, क्या जाओ दुकान सामान लेके आओ, अच्छा अच्छा पापा लाइए, तो तुम निकल भी गए। यानी जो वो लाइट आई उसने तुम्हारे थ्रेशोल्ड को भी काउंटर किया और उसके साथ तुमको एनर्जी प्रोवाइड किया, चलो सामान ला बेटा, ठीक है ना। तो इस लाइट की हो हम जो है इस ऐसे फॉर्म में यूज कर सकते कि मे बी ये सफिशियंट हो ही ना, एकदम कम हो कि इसको नॉकआउट भी ना कर पाए, या तो इतना हो सकता है कि जस्ट को बाहर निकाल दे, या इतना हो सकता है कि बाहर तो निकाले तो भागो खदेड़ भी दे, ठीक है ना। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो यानी कि जो ये लाइट की एनर्जी आ रही है बाबू, ये किस किस फॉर्म में यूज होगी? अब देखो इसको, तो ये लाइट से क्या एनर्जी आई हमारी? एच न्यू। किन दो फॉर्म में यूज हो रही है ये? पहला ये थ्रेशोल्ड के फॉर्म में यूज होगी, यानी मिनिमम उसको इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, निकालेगा ना, और काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, करेगा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड, कोई दिक्कत में नहीं है। इसको कई जगह जो है वर्क फंक्शन भी लिखा हुआ है, डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, कोई दिक्कत में नहीं ना है, दो फॉर्म में यूज हो रही है। अब देखो इसको, अगर इसको हम देखें ऐसे, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यहां से एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और ये हम यहां से इस इक्वेशन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है।
चलो ठीक है, फोर लिखो। क्या हो गया? हाँ मैं पूरा लिखवाऊंगा अच्छे से। चलो लिखो। हाँ पहले हेडिंग डालो। समझ में आ गया किसी को ऐसी दिक्कत कोई नहीं है? चलो एग्जाम्पल देखो, अच्छा हो सकता है, डिपेंड करता है अपने अपने हिसाब से किसको क्या चीजें अच्छी लगती हैं, उस हिसाब से एग्जाम्पल भी अच्छी लगेंगी। एक कहावत है, बर्ड्स हैविंग सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, वही हाल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is the phenomena of ejection. Photoelectric effect is the phenomena of ejection of electrons, phenomena of ejection of electron from metal surface. Ejection of electron, ejection निकलना, ejection of electron from metal surface, from metal surface when a light surface, when a light of suitable frequency, when a light of suitable frequency strikes to the metal. ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है ना, स्ट्राइक्स टू द मेटल। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा ना, इनको हम क्या बोलेंगे? दे आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये? फोटो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? ठीक, चलो इसको लिख लो। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लो। सुनो, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये इसको वर्क फंक्शन करके लिखना, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखना। ठीक है, अरे बाबू लिखा तो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये है वर्क फंक्शन। बताओ, तुम अभी भूल रहे हो, पेपर के समय क्या हवाल होगा? यही तो गलती है तुम्हारी, नहीं हो पाएगा। तुमको दो ही चैप्टर नहीं ना है, जरा सोच लो। अच्छा चलो, तुमको ऐसा लगता है, कितने चैप्टर है केमिस्ट्री में? 11th में कितने हैं? 14 है। 12th में कितने हैं? 16 है। टोटल कितने हो गए? 30 चैप्टर्स हो गए। बायोलॉजी में कितने हैं? हाँ, 11th में 24 है, 22 है 11th में। चलो 11th में 22 है। 12th में, 12th में आई गेस 14 या 16 है, 14 या 16 है, आई गेस 14 है, मुझे श्योर नहीं है, 16 भी हो सकता है। 16 है, 16 चैप्टर्स है। कितने हो गए यहाँ पर? 38 हो गए। फिजिक्स में, फिजिक्स में मैं 30 मान के चल रहा हूँ फिजिक्स में बगैर, बट 30 से ज्यादा ही है, 30 से ज्यादा ही है, बहुत 30 से ज्यादा। कितने चैप्टर हो गए? 98 चैप्टर, 98 चैप्टर हो गए। कितने बार रिवीजन होगा? 300 बार।
2 साल में टोटल टोटल दिन कितने हुए? 700 दिन है मात्र। 700 दिन और 98 चैप्टर, तो क्या हर दिन में तुम एक चैप्टर फिनिश कर दोगी एकदम प्रॉपर? तुम्हारा एक बार भी फिनिश ना हो पाए, ऐसा है 700 दिन अच्छे से, अगर तुम्हें कंप्लीट करना है तो। नहीं बाबू, ये छोड़ना है, इधर वाला पूरा उतारना। हाँ, ये छोड़ने वाला है। तो इतना सीरियस ऐसे नहीं हो सकता कि तुम लोग को इतना आसान लग रहा है। मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूं। देखो, मेरा काम है रियलिटी बताना कि सच्चाई क्या है। नहीं, सम, अगला हेडिंग डालो, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट, लिखो क्या चीज। अभी एक एक करके चल रहा है ना। पहला क्या है? नहीं, वो दोनों हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ ये दोनों देखेंगे। नहीं, वो चौथा देखेंगे, हीट कैपेसिटी नहीं देखेंगे। हाँ, वो देखेंगे हीट कैपेसिटी, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में अभी हीट। बाबू, एक एक करके आगे बढ़ रहा है ना, तो अब एक बैग कैसे सब दिखा दे, समय लगेगा ना थोड़ा सा। पूछो। तो देखो, थोड़ा सा टफ है ना, इतना क्यों परेशान होना है?
2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जितना टफ इसकी थ्योरी है ना उतने आसान इसका न्यूमेरिकल है। ठीक है, उतना ही आसान इसका न्यूमेरिकल है। और परेशान नहीं होना यार, सब सिस्टमेटिक है। अभी थ्योरी और भी, अभी और भी प्रूफ आएगा, क्यों परेशान हो रहा है तुम लोग? 1 मिनट, इसको इतना हाइप मत बनाओ, परेशान मत हो। और फिजिक्स में पता है कब से पढ़ा रहा हूं? अभी जब से शुरू किया चैप्टर तब से। उन सवाल मुझसे पूछा था ना वो। लिखो, पहला लिखो, ये लिखा ना, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट लिखो, पहला लिखो इसमें। नहीं, कोई पॉइंट नहीं लिखा, पहला लिखो। फॉर ईच मेटल, फॉर ईच मेटल, क्यों नहीं लिख रहे हो तुम? तुम्हारा संत ये लिख रहा है, तुम्हारी जगह आईटी भी निकालेगा? हैं? फोटो भी इसका ही आएगा पेपर में? हैं? तुम क्या कर रहे हो? साइड 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 कार हो तुम क्या? तो तुम भी ऐसे रेस से बाहर हो जाओगे तब। ये कहेगा बाद में अपने स्पीच में कि मेरे दोस्त ने मेरा बहुत साथ दिया। ये 3 इडियट चल रहा है, बोल ये रहे हैं, शब्द हमारे हैं। फॉर ईच मेटल लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मेटल 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 की बात हो रही है अभी हम लोग, मेटल के सरफेस से निकल, लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल, light of certain minimum frequency is required, minimum frequency is required to eject the electron, is required to eject the electron, is required to eject the electron। ठीक है, it is called threshold frequency, it is called threshold, क्या कहते हैं इसको? threshold frequency। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे? न्यू नॉट। ठीक है, इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बात कर रहे हो? क्यों धीरे धीरे बात कर रहे हो? ये सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। देखो, जब तक इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ है तब तक काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ठीक है, अब आ रहा है काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, एमिटेड बोले थे तो एमिटेड लिख लो। इलेक्ट्रॉन depends on the frequency, depends on the frequency of the incident light, of the incident light। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। अच्छा, तीसरा पॉइंट लिखो। हाँ, इंसिडेंट क्या, मैं समझ नहीं पाया। हाँ, इंसिडेंट लाइट। हाँ, द नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, हाँ, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिपेंड्स, डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बाबू जो ये वर्ड्स है ना वो थोड़े बहुत हर बार में चेंज हो सकते हैं, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। एकदम एग्जैक्ट नहीं याद है मुझको कि यही बोलना है मुझको। हाँ, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, और किसी को इशू? ठीक है, यानी 3 चीज है। पहला हमें क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चल गया। दूसरा हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता चल गया। और तीसरा हमें बाबू इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है कि नंबर कितना, अगर इंटेंसिटी ज्यादा तो नंबर ऑफ इजेक्शन ज्यादा। ठीक है ना, समझ गया ना? ये बताओ, मान लो यहां से एक लाइट जो है
इस इलेक्ट्रॉन पे आती है, ठीक है, ये लाइट है, ठीक है, इसकी जो एनर्जी है वो एच न्यू है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड जो है इसका, थ्रेशोल्ड जो एनर्जी है वो है, वर्क फंक्शन जो इसका है वो है 3h ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताओ। चिल्लाइए नहीं प्लीज, आराम आराम से बताइए। मैंने बोला बाबू कि लाइट जो आ रही है वो उसकी एनर्जी एच न्यू है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसका वर्क फंक्शन 3h है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि इसकी जो जो इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अच्छा, माइनस, अच्छा -2h होगी एनर्जी, अच्छा काइनेटिक एनर्जी, ओके। बहुत ही गलत। अभी अभी मैंने तुम लोग को बताया है कि ये थ्रेशहोल्ड नहीं है, ये एनर्जी लेके आ रहा है, और ये थ्रेशहोल्ड है। एनर्जी कितना लाया, एच न्यू। चाहिए था कितना, 3h। जब जितना चाहिए था इसको निकालने में, उससे कम एनर्जी ही आ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कहां से तुम लोग पैदा कर दे रहे हो। बाबू फॉर्मूला सही था, पर यहां पर साफ साफ देखो ना, जो एनर्जी कम मिल रही है तुमको, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए हमें, ठीक है, तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहां से दोगे। जैसे इस एनर्जी के दो कंपोनेंट्स होंगे ना, इस ये एनर्जी दो कंपोनेंट उठेगा, पहला इस इलेक्ट्रॉन को निकलने में वर्क फंक्शन जो लग रहा है, दूसरा इस इलेक्ट्रॉन को घुमाने फिराने में जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो जब इसको निकाल ही नहीं पा रहा, घुमाओगे कहां से, ठीक है। वो छोटे बच्चों वाली साइकिल आती है ना, उस पे अगर कोई बड़ा बच्चा बैठ जाए तो क्या होगा, चलेगा वो, धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। तुम छोटे बच्चों की साइकिल चलाओगे। चलो कुछ प्लॉट्स देख लेते हैं, ठीक है, कुछ प्लॉट्स देख लेते हैं। हाँ प्लॉट्स, वो जमीन वाले नहीं, बस सस्ते सस्ते हैं सब। पहला प्लॉट बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। अरे वही प्लॉट ग्राफ, एक ही चीज। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहां पे रहेगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, और हाँ, तो सिर्फ मैं रिवीजन के लिए बना रहा हूं अपने, तुम लोग नोट नहीं करोगे कैसे होगा काम, ठीक है। अब देखो, ये फ्रीक्वेंसी है लाइट की, ठीक है। मैंने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी तब तक किसी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं आएगा जब तक उसका वर्क फंक्शन मेट ना हो जाए। तो इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, कोई एक ऐसा प्लेस आएगा जहां पर जो है तुम्हें वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी मेट कर लोगे, होगा ना ऐसा, ठीक है। तो इस पॉइंट को तुम बोलोगे भैया न्यू नॉट, ठीक है। और इसके बाद बाकी काइनेटिक एनर्जी, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा, ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। हाँ, देखो जैसे तुमने लाइट की फ्रीक्वेंसी ये है, तो मैंने क्या बोला कि लाइट अब मान लो किसी फ्रीक्वेंसी का ये, तो इससे ये नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल ही देगा, एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी को उसको हिट करना है, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, किसी यहां पर आके वो फ्रीक्वेंसी को हमने मेट कर लिया, अब इसके बाद क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा। इस ग्राफ को बना लो। मैंने ये बोला बाबू कि ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सिस है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इधर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो पहले जो ये लाइट जो एनर्जी लेके आया वो एच न्यू था, ठीक है। एच न्यू को क्या था, ज्यादा होना एच न्यू नॉट से, तभी तो जो है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले पाएगा। तो जब तक एच न्यू नॉट तक आएगा तब तक तो कुछ नहीं होगा, या तब तक इलेक्ट्रॉन में कोई एनर्जी नहीं आने वाली फोटो इलेक्ट्रॉन में। जब इसको मेट कर लेगा हम, तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में पूरा का पूरा फंक्शन हमारा वो क्या आएगा, मतलब पूरा कंपोनेंट काइनेटिक एनर्जी ही देगा, ठीक है। तो ये केस मैं बता रहा था, ठीक है। दूसरा देख लो, दूसरा ग्राफ है इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, और इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये इंटेंसिटी के पैरेलल जा रहा है, ठीक है, बना लो इसको।
अगला टॉपिक चलो, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अगला है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब देखो, अब जो पार्टिकल नेचर है लाइट का, उसको किसने एक्सप्लेन किया? प्लैंक क्वांटम ने। ठीक है, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी रखता है। ठीक है, वेव नेचर से हमने क्या क्या बता दिया? वेव नेचर से हमने बताया इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ लाइट। लेकिन पार्टिकल नेचर से क्या क्या बताया हमने? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, अब इनके हिसाब से क्या हुआ? इनके हिसाब से अभी तक वेव के हिसाब से अगर हम वेव देखें तो वेव के हिसाब से एनर्जी क्या हो रही बाबू? कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस है। लेकिन इनके हिसाब से कि ये जो क्या बोलते हैं एनर्जी, कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है और पैकेट्स के फॉर्म में होती है। डिसकंटिन्यूअस है और पैकेट्स के फॉर्म में होती है, यानी स्पॉन्टेनियस रीजन नहीं होता, एक साथ नहीं एनर्जी चल रही जा रही है, वो छोटे छोटे पैकेट्स में आती है। ठीक है, छोटे छोटे, और इस छोटे छोटे पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। इसको हम बोलते हैं क्वांटा। ठीक है, और जब इसी को हम लाइट के केस में लाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि लाइट क्या होता है, वो छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत में? ठीक, अब देखो, अब मान लो जैसे लाइट जब आएगी, जैसे मान लो लाइट का जो मल्टीप्लिकेटिव होगा वो इंटीग्रल होगा। ठीक है, या तो मान लो एक क्वांटा है, या तो दो क्वांटा होगा, या तो तीन क्वांटा होगा, या तो चार क्वांटा होगा। ठीक है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, यानी इसको अगर 1.5 बोल दो तो ये नहीं होगा, 1.6 बोल दो तो ये नहीं होगा, यानी हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कोई दिक्कत में? फोटोन समझ में आ गया? ठीक है, क्वांटम समझ में आ गया क्या होता है? अब देखो, तो इनके हिसाब से जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है किसी फोटोन की, एनर्जी जो है किसी फोटोन की होती है, वो हम कैसे देंगे? तो देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है, इनके हिसाब से एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इतिहास गवाह है, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटा है तो एक कांस्टेंट लगा है ना? तो चलो देखते हैं, यानी जब हम इसको हटाएंगे तो E किसके बराबर हो जाएगा? एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक भैया की जय। आ गया प्लैंक कांस्टेंट हमारे पास। अब अच्छा एक मिनट, इसको मैं क्या कंप्लीट कर दूं फिर मैं समझा। ठीक है, तो ये E इक्वल टू एच न्यू हो गया। ठीक है, अब देखो, हमने न्यू और लैम्डा के बीच में रिलेशन देखा है। अगर रिलेशन देखें तो न्यू इंटू लैम्डा बराबर सी होता है। ठीक है, तो यहां पर न्यू को हम लोग सी बाई लैम्डा से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, ये तो एक क्वांटा के लिए है। मान लो बहुत ज्यादा नंबर प्रेजेंट है और सबकी एनर्जी निकालनी है, तो कुछ नहीं करना है हमें, इसको एन से मल्टीप्लाई कर देना है, एन एच सी बाई लैम्डा। नंबर कितने नंबर से? ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? हाँ, क्वांटा क्या है? मैंने बोला बाबू कि जैसे वेव थ्योरी थी, वो ये कह रहा था कि एनर्जी कंटिन्यूअस चल रही है, कंटिन्यूअस है, लेकिन इन्होंने बोला वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में है। जैसे मान लो कि तुम समझो कि पानी जो एक कंटिन्यूअस गिरता जा रहा है। ठीक है, मान लो तुमने 10 लीटर का एक कंटेनर लिया, उसमें से पानी कंटिन्यूअस गिर रहा है, आप जाओ पियो, आप जाओ पियो, तो उसमें वेस्टेज भी है बहुत ज्यादा। मान लो एक केस ही है। दूसरा केस क्या, हमने 2-2 ml के पाउचेस बना दिए हैं और उसको रख दिया, इंसान आता जाए वो लेता जाए, वो लेता जाए, वो लेता जाए, तो दैट इज क्वांटा, क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो वही ये क्या है? ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस था, तो ये मैक्स प्लैंक ने क्या बताया कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, और ये अगर जो है एनर्जी के टर्म्स में होगा तो क्वांटा होगा, और इसी का दूसरा नाम है, अगर वो लाइट है, लाइट है तो उसको हम फोटोन बोलेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो तो इसको लिख लिया जाए थोड़ा सा। ये कहाँ एन, ये सबसे आखिरी नंबर, मतलब मान लो ये एक फोटोन की एनर्जी तुम निकाली ना, अब मान लो कई सारे हैं, उनके नंबर से उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरा, हाँ हाँ, ठीक है, यूनिट क्या होगी एनर्जी की? ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, चलो आ जाओ, तो इसको थोड़ा सा लिख लो, फिर इसको लिखना पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लो। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाई मैक्स प्लांक, दिस थ्योरी वॉज गिवन बाई मैक्स प्लांक,
दिस थ्योरी वॉज गिवन बाई मैक्स प्लांक एंड अकॉर्डिंग मैक्स प्लांक मैक्स, हाँ बे बेन टेनिसन के वो नहीं है, दादाजी नहीं है मैक्स, ये दूसरे हैं, ये मैक्सवेल है ये, हैं मैक्सवेल को क्रिकेट खेलने दो तुम। मैक्स प्लांक इन 1901, इन 1901, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम एनर्जी इज नॉट, अकॉर्डिंग टू हिम एनर्जी इज नॉट emitted or absorbed, according to him energy is not emitted or absorbed continuously, energy is not emitted or absorbed continuously, but in forms of small packets, but in form of small packets, ठीक है, but in form of small packets known as photon, ठीक है, known as, सॉरी सॉरी, known as ये क्वांटा, known as quanta, known as quanta, क्या चीज, प्लूरल, अच्छा एक मिनट, इसको लिख लो पहले, क्या हो गया, कहां तक हो गया, क्वांटा हो गया, एंड इन केस ऑफ लाइट, एंड इन केस ऑफ लाइट, एंड इन केस ऑफ लाइट it is called photon, it is called photon, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो इसको नोट डाउन कर लो पहले, इसको नोट डाउन कर लो, क्या चीज, अरे ये प्लूरल है, ये हो गया, लिख लिया ना सबने, आगे बढ़े, ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी आ गई, ठीक है, अब लिखो, एच की वैल्यू मैंने बता दी है, नहीं बताई ना, एच की वैल्यू क्या होती है, जूल सेकेंड, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, जूल सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, टीजीएस में क्या होगा, टीजीएस में 6.626 इंटू 10 टू द पावर -27 अर्ग सेकेंड,
ये तुम्हारा एमकेएस में हो गया और ये तुम्हारे केस में हो गया सीजीएस में, ठीक है ना। वो एमकेएस में हो गया और ये सीजीएस में हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब लिखो अगला। सेकंड, सेकंड, आगे चले, हो गया ना। अगला देखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बाबू एक्सप्लेनेशन उसका नहीं देंगे, वहां पर ये तो बोल दिया मैंने कि डिसकंटिन्यू, ये बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअस होता है पर डिसकंटिन्यूअस होता है। अब उसके एक्सप्लेनेशन भी तो देना पड़ेगा ना। चलो लिखो। लिखना नहीं है, नहीं लिखना है, लिखना है ना। एक्सप्लेनेशन इसका ब्लैक बॉडी रेडिएशन का याद रहे तो लिख लो। एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। चलो अब इसको कैसे समझेंगे, देखो इन्होंने क्या बता दिया कि एनर्जी क्या होगी, एच न्यू, एच न्यू के बराबर होगी। सपोज करो जैसे कि देखो हमको पहले जो सॉलिड लेना है उसकी एक प्रॉपर्टी समझ लो। जिस सॉलिड को हम लेंगे इसमें एक केस तुम समझ लेना कि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है ये क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट की हाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर पहले मेल्ट कर जाएंगे तो हमारा काम तो हो नहीं पाएगा। तो पहली चीज क्या कि मेल्टिंग पॉइंट की हाई हो, ठीक है। अब जब इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है और इनको हम हीट करेंगे, जैसे ही सॉलिड को हम हीट करेंगे बाबू, जैसे इसको हम हीट करेंगे इसके पार्टिकल्स क्या करने लगेंगे, ऑसिलेट। क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। जब ये ऑसिलेशन होगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। उसकी मान लो कोई फ्रीक्वेंसी होगी न्यू। जब हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, उसकी वजह से कोई न्यू फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ये न्यू जो होगा ये लोअर होगा, कम होगा ना, न्यू कम होगा। अगर हम चलो विबग्योर पे चलते हैं, विबग्योर पे आ जाओ, थोड़ा सा समझना, विजुअलाइज करना। विबग्योर पे आ जाओ। रेड का वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इसमें कोई इशू नहीं ना है, नहीं होगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम होगी, इसमें भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। हीट किया, न्यू निकला, सबसे कम न्यू निकला ना अभी, तो ये किसको कोरिस्पॉन्ड करेगा, रेड को। इसीलिए जब किसी चीज को हीट करते हैं तो पहले वो रेड होती है, ठीक है। अब क्या होगा, अब मालूम ने हीट और बढ़ाया, जब हम हीट और बढ़ाएंगे अब क्या होगा, अब ये जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और ये हायर फ्रीक्वेंसी की हो जाएगी, होगी। हायर फ्रीक्वेंसी होने से क्या होगा, कलर फिर चेंज होगा, क्योंकि अब वापस पहले केस में ये था, सेकंड केस में मान लो न्यू टू निकला और ये हायर फ्रीक्वेंसी है, इस केस में क्या होगा, इधर में ऑरेंज, येलो, ठीक है, एंड सो ऑन कलर हमें दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, पहले फ्रीक्वेंसी कम है, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कलर चेंज ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, ये एक्सप्लेनेशन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। कोई दिक्कत, चलो और क्या क्या ट्रक बताए इसमें।
कुछ सालों बाद। चलो तो लिख लो इसको, व्हेन अ सॉलिड, हाँ लिखो, व्हेन अ सॉलिड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, when a solid of high melting point, when a solid of high melting point is heated, when a solid of high melting point is heated, जब इनको हम हीट करेंगे, हो गया, is heated, the atom of the solid becomes, sorry, the atoms of solid begins to oscillate, begins to oscillate and emit radiation of definite frequency, oscillate and emit radiation of definite frequency, and emit radiation of definite frequency. On further heating, on further heating, on further heating, more energy is absorbed, more energy is absorbed, and now they emit, क्या लिखा है जी, on further heating more energy is absorbed, on further heating more energy is absorbed, हो गया, and now they emit, इसके आगे लिखो, and now they emit radiation of higher frequency, and now they emit radiation of higher frequency, now they emit radiation of higher frequency. कोई दिक्कत? उसके बाद ये बना लेना, पहले फ्रीक्वेंसी लोअर तो रेड, इसीलिए ये इस तरफ शिफ्ट होता है जब हम हीट करते हैं तो किसी भी सॉलिड को। आगे लिखो, ठीक है लिख लो उसको। ठीक है, अब हेडिंग डालो अगला, लिखो डुअल नेचर ऑफ लाइट, हेडिंग डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट, चलिए भाई समझते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। डुअल नेचर को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? पहला, लाइट को हमने वेव माना, माना माना, लाइट को हमने पार्टिकल माना, माना, वेव ने क्या क्या बताया? डिफ्रैक्शन बताया और इंटरफेरेंस बताया। चलिए बहुत अच्छी बात है। पार्टिकल ने क्या क्या बताया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया, ठीक है। तो हम ना लाइट के वेव फॉर्म को छोड़ सकते हैं, ना ही लाइट के पार्टिकल फॉर्म को छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ फिनोमिना हमारे वेव नेचर एक्सप्लेन कर रहा है और कुछ फिनोमिना हमारा पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर रहा है। क्या चीज? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हम भी भूल जाएंगे बाद में देखेंगे, तुम लोग लिख लेना इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो
इसीलिए हम ना तो वेव नेचर को इसके डिस्कार्ड कर सकते, ना ही पार्टिकल नेचर डिस्कार्ड कर सकते। तो इसीलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है, और हम ये मानते हैं कि लाइट पजेस बोथ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो इट इज क्लियर दैट लाइट पजेस बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है, कोई दिक्कत, इस बात को ऐसे ही लिख लो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ रेडिएशन हुज वेवलेंथ इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। चलो। नहीं नहीं नहीं।
माइनस कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, सही है तुम्हारा, सही है। तुम 25 बोले थे इससे पहले। 10⁻⁻10 मीटर, मतलब मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो, गिवन क्या है बाबू, गिवन है यहाँ पर वेवलेंथ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी नहीं वेवलेंथ है। हाँ, हाँ कन्वर्ट करेंगे। वेवलेंथ है 0.5 एंगस्ट्रॉम है, इसको अगर कन्वर्ट करना है हमें तो हम इसको लिखेंगे 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने देखा, एनर्जी इजकल टू एच सी बाई लेमडा, कोई दिक्कत, ठीक है। एच की वैल्यू क्या है 6.62634, ठीक है। जूल सेकंड पर सेकंड नहीं, जूल सेकंड, ठीक है। अगला देखो, सी की वैल्यू क्या होगी, इंटू 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, अपॉन लैम्डा क्या होगा 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो इसको, देखो क्यों नहीं ये ऊपर जा रहा है। हाँ कितना आ रहा है 3.97 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है। यूनिट कैसे निकालोगे, ठीक है। यूनिट देखो, यहाँ जूल सेकंड लिखा है मैंने, यहाँ पर मीटर पर सेकंड लिखा है। इसको देखो, ये तरीका होता है देखने का, क्या फॉर्मूला तुमने सही लगाया है, अगर कहीं भूल रहा है तो, ठीक है। कैसे देखोगे, जूल सेकंड
इंटू मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, जूल बचा, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जैसे बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ठीक है, वैसे ही जूल किसी यूनिट है एनर्जी की, तो इसका आंसर क्या आएगा जूल। कोई दिक्कत? अभी तुम सब लोग यूनिट लेके सॉल्व करोगे, ठीक है ना, बाद में जब एक्सपर्ट हो जाना यूनिट हटा के सॉल्व कर लेना। यूनिट लेके सॉल्व करने में फायदा ये होता है जब भी कन्वर्जन देगा तुम आसानी से कर लोगे, ठीक है ना, कन्वर्जन पर्पज से ज्यादा आसान हो जाता है कि तुम्हें पता होता है हम किस यूनिट में चल रहे हैं, हमको क्या लाना है, कैसे करना है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। Two radiations have wavelength. Two radiations have wavelength. Two radiations have wavelength of 6,000 angstrom, 6,000 angstrom, and 2,000 angstrom. 2,000 angstrom. What is the ratio of their energy? What is the ratio of their energy? What is the ratio of their energy? आओ इस क्वेश्चन को करते हैं ना। अगर हम पहले केस की बात कर लें, पहले केस की बात कर लें और यहां पे हम एनर्जी लेते हैं E1, E1 ये किसके बराबर हो जाएगा बाबू, ये बराबर हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा वन, ठीक है। इसकी एनर्जी ले लो E2, ये किसके बराबर हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा टू, ठीक है। इसको इक्वेशन पहला लो, इसको इक्वेशन दूसरा लो, या तो दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, या फिर ये हो सकता है E1 इंटू लैम्डा वन इजकल टू एच सी, यहां पर क्या हो सकता है E2 इंटू लैम्डा टू इजकल टू एच सी हो सकता है। हाँ, ये दोनों साइड दोनों के आरएचएस सेम है, एलएचएस भी सेम हो जाएंगे। इस केस में क्या होगा E1 इंटू लैम्डा वन इजकल टू E2 इंटू लैम्डा टू। क्या फाइंड आउट करना है, E1 बाई E2 फाइंड आउट करना है, E1 बाई E2 कोई बात नहीं, हम कहा तुमको कह रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब नहीं दिया हो तो कुछ ऐसा कोई बात नहीं, देख लो मैं कर रहा हूँ फिर देख लो क्या होगा यहाँ पर। लैम्डा टू कितना है, लैम्डा वन कितना है, कर दो 1/3, 3E1 इज इक्वल टू E2, ये लिख सकते हो ना, इसमें भी दिक्कत है, यही आएगा ना, E2 उधर गया, हाँ ठीक यही आएगा, लिख लो। हाँ हाँ, हम लोग एक मिनट रुकना जरा, लैम्डा टू है ना, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कल जो है दो चार और क्वेश्चन पे लाऊंगा, जिसमें नंबर्स भी मैं दूंगा कितने हैं, ठीक है, और जो है ईवी में सवाल दूंगा, ठीक है, तो वो सब सॉल्व किया जाएगा कल, ठीक है। चलो फिर, चलो ठीक है।